हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन क्लासेस। माय नेम इज़ शरद कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 10 वर्क, एनर्जी एंड पावर। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये पूरा चैप्टर में ये एक सिंगल वाइट बोर्ड में कवर करने वाला हूँ और एक स्क्रीनशॉट में आपको ये पूरे चैप्टर का रिवीजन नोट्स एक साथ मिल जाएगा। अगर ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ये नोट्स सफिशिएंट है आपके लिए पूरा रिवाइज करने के लिए। और अगर आप ये चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये सारा टॉपिक में डिटेल में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने प्रीवियस चैप्टर में वर्क के बारे में पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अभी सपोज इमेजिन करो कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट को तुमने फोर्स लगा के 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स लगाया लेकिन उसको मान लो 7 मीटर डिस्प्लेस किया। तो दोनों में फोर्स सेम है लेकिन पहले ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो उसके लिए नया फिजिकल क्वांटिटी है वर्क। तो वर्क से हम डिफरेंस बता पाएंगे। तो वर्क सिंपली इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल्स। न्यूटन मीटर कैसे आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट है और इसको एक सिंगल लेटर में हम जूल्स ऐसे बता सकते हैं। सो जे इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज़ है। सो आई थिंक वर्क इज़ क्लियर। वर्क इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ ये तीन का मतलब ये है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब पॉजिटिव है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी अगर कोई ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है उसके सिर पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और वो मैन उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो बोथ आर परपेंडिकुलर। हियर द वर्क डन विल बी जीरो। देन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट हुआ तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ब्रेक मारते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और गाड़ी डिस्प्लेस हुआ आगे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन हियर विल बी नेगेटिव। सो आई थिंक इट इज क्लियर। व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क इज पॉजिटिव। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, देन द वर्क डन विल बी जीरो, and if force and displacement are in opposite direction, then the work done will be negative. Now last point is work done in a closed path by a conservative force is zero. इधर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। 9th स्टैंडर्ड के लेवल में जो भी फोर्स मेंशन किया होगा वो सारे कंजर्वेटिव ही होंगे। ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, बट अभी बस आप इतना पढ़ो कि अगर एक क्लोज्ड पाथ में वर्क होता है तो वहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि जो इनिशियल पोजीशन है उसी पे ही आके वापस फाइनल पोजीशन आ जाना, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाना। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। और क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि ऐसा पाथ जो एक लूप बना रहा है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसको मैं ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, ऐसे लेके गया, वापस लेके आ गया, तो एक क्लोज्ड पाथ बन गया, राइट। तो इधर जो वर्क डन हुआ है वो जीरो है। सो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। सो आई होप दिस इज क्लियर। वर्क। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एनर्जी। एनर्जी हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा, शक्ति, कुछ करने का क्षमता। तो ये जो वर्क अभी हमने पढ़ा है, इस वर्क को कैरी आउट करने का जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको एनर्जी बोलते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो जूल्स। अब एनर्जी के दो मेन टाइप्स हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। पोजीशन का मतलब है कि पत्थर जमीन पे पड़ा है, पत्थर को उठा के तुमने टेबल पे रख दिया, तो पत्थर का जो हाइट इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी स्टोर होते जाएगा। सो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हम जो हाइट के बारे में बात कर रहे थे, हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कॉन्फिगरेशन वर्ड का मतलब बनावट होता है। जैसे एक दबा हुआ स्प्रिंग है, उसमें एनर्जी स्टोर होता है, तो उसके कॉन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। वहाँ पर हमने देखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर mg मतलब फोर्स होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। mg मतलब वेट, वेट इज अ फोर्स, तो दैट वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हाइट आ जाएगा। सो mgh इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कैन सी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी ड्यू टू मोशन।
कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी होगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अब यहाँ पे एक बात हमें नोट करना है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है इसमें, तो कोई भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है और मास भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। नाउ ये देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल, अगर मैंने एक पत्थर को एक हाइट से नीचे गिरा दिया, तो पहले मैं पत्थर को हाइट पे लेके गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे ही मैंने उस पत्थर को गिरा दिया तो पत्थर जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा। मतलब पत्थर जैसे जैसे नीचे आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा, और जितना पोटेंशियल कम हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाएगा। मतलब एट ग्रेटर हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम और जीरो। और जैसे वो पत्थर नीचे गिरना शुरू हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हुआ। जैसे वो जमीन पे पहुंचता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। बट यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट आएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये टॉपिक मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। इन दोनों का एडिशन कांस्टेंट होता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करने पर ये जो कांस्टेंट हम बोल रहे थे उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी का डेफिनेशन है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं और एनर्जी को हम बर्बाद भी नहीं कर सकते। हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द स्टेटमेंट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, but it can be transferred from one form to another form. This is called as law of conservation of energy. तो हमारे पूरे यूनिवर्स में, नहीं तो ये अर्थ में हम बोलते हैं कि जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे अराउंड में, हर जगह एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। कहीं भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और कहीं भी एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा है, बस कन्वर्जन हो रहा है हर जगह पे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये लिस्ट काफ़ी लंबा है, तो बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी है, बस ये एनर्जी का आपस में कन्वर्जन होते रहता है। नाउ लास्ट इज दिस इज वर्क एनर्जी थियरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में हम वर्क करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। रिमेंबर, वर्क इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम जो वर्क कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर होता है। सो वर्क डन इज हाफ mv² माइनस हाफ mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको मास दे दिया और हाइट दे दिया और कैलकुलेट करने बोला कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप मन में सोचो कि काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² था, वेलोसिटी वगैरह तो दिया नहीं, तो हम कैसे निकालें। तो इसको याद रखना है, mgh से ये कैलकुलेट होगा और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। So I hope this is clear. So work done is change in kinetic energy. Now last we have power. Power एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमने ये जो वर्क और एनर्जी पढ़ा है इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर मिलता है। अब कोई भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका रेट मिलता है, हाउ फास्ट। सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पावर, वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज पावर। ऑल्सो द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड एज पावर, एनर्जी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज पावर। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम और पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वाट्स। जूल पर सेकेंड कैसे आया, वर्क का जूल होता है और नीचे टाइम के लिए सेकेंड हो जाएगा, और एनर्जी का भी जूल होता है तो टाइम का सेकेंड हो जाएगा, तो जूल अपॉन सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड, और वी कैन सिंपली राइट एज वाट्स। ये जेम्स वाट के नाम पर यूनिट आया है कि वाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। अब ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अगर हमें 1 वाट डिफाइन करना है तो इसको और इसको 1 लगा दो, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज 1 वाट। तो वही हम यहाँ देख रहे हैं, 1 वाट इज 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। देन फाइनली किलो वाट इज 1000 वाट्स। हमने किलोग्राम सुना हुआ है, किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो कहीं पर भी किलो वर्ड आता है तो किलो का मतलब 1000 होता है। हमें यूट्यूब में 50K सब्सक्राइबर्स, 50K लाइक्स मिलता है तो K का मतलब 1000 होता है। तो वैसे ही किलोवाट्स, K मीन्स 1000, तो इसको हम KW भी लिख सकते हैं, KW सिंबॉलिक फॉर्म में। तो K मीन्स 1000, तो 1000 वाट्स। अगेन KW, इसको हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा था।
सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ पावर. सो ये पूरा चैप्टर इतना ही है. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सपोज वी आर कंसिडरिंग टू ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट. मैंने सपोज बोला है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाओ, तो एक ऑब्जेक्ट में 10 न्यूटन फोर्स लग गया, दूसरे ऑब्जेक्ट में भी 10 न्यूटन फोर्स लग गया, राइट. तो दोनों में फोर्स सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पहला ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया 5 मीटर और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया 20 मीटर. तो दोनों में फोर्स भले सेम लग रहा है, लेकिन आप देखोगे कि ये फोर्स जो है वो 5 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है और ये वाला फोर्स 20 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसने ज़्यादा मूव किया. तो ये कुछ तो फ़र्क आया है यहाँ पे. तो इसके लिए हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं. वो नया फिजिकल क्वांटिटी है वर्क. वर्क इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क. यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स. JOULES जूल्स. JOULES जूल्स. इसको न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं. ओके, जूल्स लिखो ज़्यादा बेटर है. ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स. अब यहाँ पर हमें 3 कंडीशंस का ध्यान देना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके बेसिस में वर्क के साथ क्या होगा. अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. हियर द वर्क डन विल बी पॉजिटिव. अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, मान लो कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे हमने वो लगेज कैरियज के बारे में बात किया था. अगर कोई पर्सन अपने सिर पे लगेज कैरी कर रहा है तो ये कर क्या रहा है, ये आदमी एक साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, तो इधर वर्क डन 0 हो जाएगा. दैट्स इट. सो हियर वी कैन राइट वर्क इज 0. 0. देन थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे. जब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और मान लो कार है, व्हीकल है, उसने ब्रेक मारा तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नेगेटिव बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो वी कैन राइट वर्क डन इज नेगेटिव. तो ये 3 कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव. इसके अलावा वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0. 9th के लेवल में इतना ही पढ़ना है कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स छोड़ दो, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0. मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर है और इसको तुमने डिस्प्लेस किया ऐसे, इधर आया इधर आया इधर आया वापस इधर आ गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. जहाँ से शुरू किया वहीं पे वापस रख दिया तो डिस्प्लेसमेंट 0. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो मतलब वर्क डन भी 0 हो जाएगा. सो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0. क्लोज्ड पाथ का मतलब ये है कि पाथ में कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं है. क्लोज्ड है, कोई स्टार्टिंग नहीं कोई एंडिंग नहीं, लूप जैसा बन रहा है, क्लोज्ड पाथ. सो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0. सो दिस मच इज अबाउट वर्क. अब हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हमने एनर्जी का डेफिनेशन देखा था, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. और एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होते जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है U इज इक्वल टू mgh. U इक्वल टू mgh. ये फॉर्मूला कैसे आया है, हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू डी. तो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होते जा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होते जा रहा है. तो फोर्स की जगह पे हम वेट लिख देंगे. अगर ये U ऐसे लिखते हैं तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो फोर्स की जगह पे वेट हो जाएगा, वेट इज़ mg. और ये जो हाइट है डिस्प्लेस कर रहे ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं उसको हाइट ऐसे लगा देते हैं. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh. तो मास इंटू g इंटू
height, displaced height is called as gravitational potential energy. So U equal to mgh. I hope this is clear. अब हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी. अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन होता है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. मतलब कोई ऑब्जेक्ट का अगर वो मोशन में है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. अब हमने नोट्स में एक चीज़ पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. राइट, ये जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं. तो पहले तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. राइट, अब ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है इसको हम मोशन के टर्म्स में लिखेंगे ताकि हम काइनेटिक एनर्जी में एक एक्सप्रेशन बना पाए. तो फोर्स को हम मोशन के टर्म्स में लिखना चाहे तो हम उसको न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला लिख सकते हैं. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. राइट, सो MAD कैसे हुआ ये? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया. एक्सेलरेशन मोशन का एक टर्म है. नाउ मास इनटू एक्सेलरेशन तो आ गया. अभी डी का कुछ करना पड़ेगा. तो डी को हम मोशन में कैसे लिखे? हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें हम थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं. तो थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD. तो d को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ये जो 2a है वो इधर ऐसे डिवाइड हो गया है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a d के जगह पे लिख देंगे. तो d के जगह पे लिख देते हैं. तो वर्क डन जो है, वर्क डन विल बी नाउ m इंटू a इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में ये a और a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो फाइनल एक्सप्रेशन हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर. तो वर्क डन इज चेंज इन दिस क्वांटिटी. राइट, ये फाइनल है और ये इनिशियल है. सो देयरफॉर वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m वी स्क्वायर. So work done is change in kinetic energy. Therefore, formula of kinetic energy is KE is equal to half mv square. So I hope this is clear. अब हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में. मैकेनिकल एनर्जी सिंपली मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ए कांस्टेंट. तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ही है मैकेनिकल एनर्जी ME. राइट, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल सिर्फ हमारे बीच रहना चाहिए. इसको एग्ज़ाम में या फिर स्कूल में नहीं बोलना है. ये सिर्फ हमारे समझने के लिए है कि सपोज़ एक बिल्डिंग के ऊपर से मैं एक पत्थर नीचे गिरा रहा हूँ. तो जो ऊपर जैसे हम ये ग्राउंड है और ग्राउंड में से मैं पत्थर ऐसे ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ. तो जैसे जैसे मैं पत्थर को ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है. तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वो बढ़ते 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 पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया है. तो पत्थर को मैं छत पे लेके आ गया हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. अब जैसे ही मैंने पत्थर को नीचे गिराया पोटेंशियल एनर्जी कम होते गया कम होते गया कम होते गया और ग्राउंड पे कि 0 हो गया. लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी था वो गया कहाँ? वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में. सो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं ऐसे बनाऊंगा. सो दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है. तो इधर मैक्सिमम इधर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, 0 काइनेटिक एनर्जी. जैसे जैसे नीचे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है. तो इधर देखो इस पॉइंट पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इतना है, काइनेटिक एनर्जी इतना है. और नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इतना कम हो गया और काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गया. सो एट एवरी पॉइंट वी कैन सी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. बट वन थिंग यू विल नोटिस कि तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इन दोनों का जो सम है, एडिशन है, वो कांस्टेंट है. उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. सो वी कैन राइट एट एवरी पॉइंट यू कैन सी दैट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी. तो ये कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे, ये एडिशन वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे कुछ जगह पे पोटेंशियल ज़्यादा है, काइनेटिक कम है, कुछ जगह पे पोटेंशियल कम है, काइनेटिक ज़्यादा है, ऐसा. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये एग्जाम्पल हमारे बीच रहना चाहिए. स्कूल में या एग्जाम में ये नहीं बताना है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है. सो आई होप दिस इज क्लियर. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब एनर्जी हम बना नहीं सकते हैं और बर्बाद नहीं कर सकते हैं, हम उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज एक बल्ब को ऑन कर दिया
तो बल्ब ऑन कैसे होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेके आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे इस फिलामेंट को गर्म करेगा, तो यहाँ पे हीटिंग में कन्वर्ट हुआ, फिर हीट से लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है, कभी भी एनर्जी बनता नहीं है और एनर्जी बर्बाद नहीं होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होते रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं पावर। जैसे हमने वर्क में जो एग्जांपल लिया था वो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट में सेम फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, राइट। बट इस बार डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर हुआ है। तो इस बार हमने वर्क तो डिफाइन कर लिया था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसने ये जो काम है वो 5 मिनट्स में कर लिया था और इसने ये जो काम है वो 10 मिनट्स में किया। तो राइट, तो वर्क दोनों ने सेम किया है लेकिन दोनों ने टाइम डिफरेंट लिया है, एक ने तेज़ी से किया है, दूसरे ने धीरे धीरे किया है। तो इसके लिए नया फिजिकल क्वांटिटी है पावर। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब होता है हाउ फास्ट। कोई भी फिनोमेना को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है कि रेट, हाउ फास्ट इट हैज़ हैपेंड। सो वी कैन राइट पावर इज वर्क अपॉन टाइम। ऑल्सो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। So rate of energy transfer is called as power or rate of doing work is called as power. ऐसा unit of power is watts. WATTS. जेम्स वाट के नाम पर वाट्स ऐसा यूनिट रखा गया पावर का। इसको हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड। मतलब वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, जूल पर सेकंड, और वी कैन सिंपली राइट वाट्स। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट्स। इसके अलावा अगर हम कहीं पर ऐसे किलोवाट देखते हैं, किलोवाट, तो किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट्स। किलोवाट का मतलब 1000 होता है। फॉर एग्जांपल किलोग्राम है, किलोमीटर है, जहाँ पर भी किलो वर्ड आ गया, किलो का मतलब 1000 होता है। यूट्यूब में 50K लाइक्स, 50K सब्सक्राइबर्स, तो K का मतलब 1000 होता है। तो किलो मीन्स 1000। इसके अलावा KW अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिखता है KW, तो KW इज ऑल्सो 1000 वाट्स, राइट। और या सिंबॉलिक फॉर्म में इसको W लिख देते हैं, 1000 वाट्स। और वी कैन राइट किलोवाट, ये सारा 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट इज 1000 जूल पर सेकेंड। तो वाट्स को ही जूल पर सेकेंड बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड एज पावर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। Alright, so this much was about work, energy and power. I hope you liked my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है so please like, subscribe and share this video, और all the best for your exams. See you next time.